गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और सोमपाल, रजनी कंबोज, शिशोद्र द्वारी, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सोमपाल, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, अगर आपने एनसीईआरटी को बेस्ट तरीके से पढ़ा है, और एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान भी नहीं है, एक बात याद रखना। क्योंकि जब हम खुद स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो एनसीईआरटी को बहुत लाइटली पढ़ते हैं। ज्यादातर रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, और रेफरेंस बुक भी ऐसे पढ़ते हैं कि एग्जाम पास हो जाए। मतलब इतना डिटेल नॉलेज के साथ नहीं कर रहे होते कि एमसीक्यू जब बनेगा, सवाल जब बनेगा, तब उसका आंसर दे, कई बार उसमें फंस जाते हैं। तो देखो, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है अगर अच्छी नॉलेज चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हम जो आपको पढ़ा रहे होते हैं सर, और इस पढ़ाई के साथ साथ हम आपको जो एनसीईआरटी का जो एक तरीके से समरी है, वो सारी कुछ आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल जब आप इस क्लास को कर लेते हैं, तो एनसीईआरटी जो पढ़ना रहता है ना, वो एक काम रह जाता है बस। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एक बार रीड कर लेनी है। तो आप देखेंगे कि सर, ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपको आता ही, हमने फिर भी रीड करा है। तो कुछ अगर दो चार बातें सीखने को मिलेंगी तो बहुत अच्छी बात है। नो डाउट मैं सभी से ही कहूंगा भाई, कि आप सिलेबस को पढ़ें, सारी बातों को समझें, एंड देन उसके बाद एक बार अगर चाहें, क्योंकि कोई बुक परचेज नहीं करनी, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड हो जाती हैं, और आप उसमें एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक, क्लास 10th की बुक, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th और 12th की जो एक एक बुक्स हैं, वो अगर थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से, तो बेहतर हो जाएगा, और उससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जरूरी है इन सब चीजों को करना, और वहीं से सारी बातें आती हैं। चलिए, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब हम ये बात कर रहे होते हैं सर, कि हमें पूरे देश की इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में हम जिक्र करते हैं, और मैंने ये बोला भी है कि राष्ट्रीय आय तो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है ही, लेकिन साथ में ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जब हम एवरेज इनकम निकालते हैं, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आती है। लेकिन जब हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहे होते हैं, तब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। माइक्रो बहुत क्रूशियल है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा कंटेंट है माइक्रो का, उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन अब सवाल मेरा यह है कि जब हम बात कर रहे हैं सर इंडिया के बारे में, तब हमने एक चीज सीखी है, हमने एक चीज बात की है, और वो बात यह है सर, कि इंडिया एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पूंजीवाद भी आपको नजर आता है, जहां समाजवाद भी नजर आता है। हमने दोनों को मिलाकर चलने की कोशिश शुरुआत से की है, लगभग आजादी के बाद से ही हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही चुना है। लेकिन जब हम इस अर्थव्यवस्था में आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि समाजवाद होने की वजह से कुछ अच्छाइयां भी मिली हैं, तो कुछ बुराइयां भी हैं। पूंजीवाद को अपनाया है हमने मिश्रित के अंदर, तो उससे अच्छाई और बुराई दोनों मिली है। यहां पर एक बुराई है जो इंडियन इकोनॉमी की फीचर भी है अपने आप में, और वो फीचर ये कि इंडिया जो है हमारा, इसमें हाई इनकम इनइक्वालिटी है। जो आय है उसमें बहुत अधिक असमानता है, यानी अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। अब जब हम इस गैप के बारे में बात कर रहे होते हैं सर, तो हमें बात समझ में आती है कि सर, ये गैप ही है जो अमीर और गरीब को बनाता है। ये गैप की वजह ही है कि हम देखते हैं कि कोई इंसान बहुत अमीर हो जाता है, तो कोई इंसान बहुत गरीब रह जाता है। और ये गैप को समझना, इस गैप को समझने के लिए जो डिफरेंट कर्व्स हम बनाते हैं, डिफरेंट लॉज हम पढ़ते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन आज की क्लास का मुद्दा है हमारा, गरीबी क्या है, गरीबी का संबंध किससे है। क्योंकि गरीब होगा यानी इसका मतलब सामान्य तौर पर वो बेरोजगार होगा। जब किसी के पास कोई रोजगार नहीं, काम नहीं, तब वो गरीब होगा। या उसकी इनकम इतनी कम हो कि उसके पास कुछ भी नहीं बनता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता, अपनी फुलफिल्स नहीं कर पाता है, नीड को, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। जो कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की, वो उसको भी पूरा करने में सक्षम नहीं है, तब ऐसे इंसान को गरीब कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि गरीब और गरीबी, इन दोनों से रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखने पढ़ने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर गरीबी रेखा के बारे में। यानी ये कैसे तय किया जाए कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। ये जो पैरामीटर बनाया जाता है, जो लाइन ड्रॉ की जाती है, जिसे गरीबी रेखा कहते हैं, ये समय के हिसाब से अलग अलग आती है। समय के अकॉर्डिंग ये बदलती रहती है, तो हमें भी समय के अकॉर्डिंग इन चीजों को बदलना है, इनको याद रखना है कि क्या कुछ गरीबी रेखा के बारे में कहा गया, पढ़ा गया है। वो जरूरी बातें मैं आपको कराऊंगा। और आप जानते हैं कि जब कुछ पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू वगैरह करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। फिर आपका सीडीएस हो, फिर आपका सीएपीएफ हो, या इसके अलावा फिर आप चाहें यूपीएससी ही क्यों ना दे रहे हो, और आप टीजीटी पीजीटी क्यों ना दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। तो आज की हेडिंग रहेगी,
यानी इस टॉपिक की बात करें तो पॉवर्टी यानी निर्धनता। निर्धनता से रिलेटेड कुछ खास बातें हैं जो समझने की जरूरत है आपको। सबसे पहले आप जानते हैं कि सर गरीब कहते किसे हैं। आप कहेंगे अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, कोई भी इंसान ऐसा है जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता, हम उसे पुअर कहते हैं। यानी कि पॉवर्टी के अंदर, निर्धनता के अंदर अगर हम सबसे पहले वर्ड की बात करें तो सवाल यही है कि पुअर कहा किसे जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। तो पहला पॉइंट यह है, एक व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि वह अपने जीवन की न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता या उसको करने में सक्षम नहीं है। हिंदी में क्या कहेंगे वो कोई बात नहीं, वो चेंज हो जाएगा। रौद्र, ए पर्सन इज कॉल्ड पुअर इफ he or she is not able to fulfill their minimum या बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ। अगर वो अपने जीवन की कुछ चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा तो वो इंसान गरीब है। आप कहेंगे सर ये बेसिक नीड क्या होती है, ये रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? ये जो बेसिक नीड बोला गया, मिनिमम नीड बोला गया है, जो इंसान इतना भी ना कर पाए तो गरीब होगा। देखो हमारे यहां गरीब के लिए कि वो बहुत कम चीजों का, जीवन का, भोजन की टोकरी जिसे कहते हैं ना, कि बस ये लाइफ की चीजें हैं। अब इसमें 5 चीजों को डिफाइन किया गया। इसमें कहा गया कि इंसान के पास फूड यानी भोजन होना चाहिए, खाने के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, भोजन है। इसके अलावा कपड़े की बात की गई, क्लॉथ होना चाहिए, कपड़ा। इसके बाद शेल्टर की बात की गई, यहां पर आवास होना चाहिए, शेल्टर। इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई कि इंसान के पास बेसिक रिक्वायरमेंट में प्राइमरी एजुकेशन को भी रखा गया, प्राथमिक शिक्षा भी होनी चाहिए, और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा यानी प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ये 5 चीजें मिलाने पर इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल होती हैं। प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा। इन 5 रिक्वायरमेंट्स को हमें फुलफिल करना होगा। अब यही डिफाइन करने के लिए देखो हमने क्या करना है कि जो 5 रिक्वायरमेंट्स हैं इसी के आधार पर हम बेसिकली, यानी जितने भी लोग हैं उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ये बेसिक नीड, ये मिनिमम नीड, ये कितने रुपए की होगी, कितनी कैलोरी में होगी, किस तरीके की बात करेगी, ये सारी चीजें अलग हैं। लेकिन वो जो पैरामीटर है जो डिफाइन करेगा इस बात को कि किसी ने ये नीड पूरी करी या नहीं करी, वो कौन सा होगा? सर उस पैरामीटर को बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, यानी कि उसी को बोलते हैं निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा। यानी निर्धनता रेखा क्या है? ए पैरामीटर
टू डिफाइन ए पर्सन इज पुअर और नॉट। यानी गरीबी रेखा क्या है अपने आप में? एक मापदंड जो किसी व्यक्ति को गरीब को निर्धन या वह गैर निर्धन में विभाजित करता है कि वो इंसान गरीब होगा या नहीं होगा। इस बात के लिए हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप कहेंगे सर एक इंसान गरीब है और एक इंसान गरीब नहीं है, इस बात को तय करने वाला जो पैरामीटर सेट करा हमने, उसी पैरामीटर को हमने गरीबी रेखा कहा है। अब एक बात समझना, हमारे देश में यानी ये पैरामीटर हमें दो तरीके के लोगों से मिलवाता है। एक एपीएल होते हैं, पूरी बात समझना, लिखने का टाइम दूंगा। ऐसे लोग जिन लोगों को आप गरीब नहीं कहते उनको एपीएल कहा गया है, अबव पॉवर्टी लाइन कहा गया है। यानी गरीबी रेखा के ऊपर वाले जो लोग हैं, सामान्य तौर पर ऊपर है। अब आप कहेंगे जो लाइन के ऊपर चल रहा है, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे लोग जो होते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, ये वास्तव में नॉन पुअर्स कैटेगरी होती है। ये वो वर्ग है जिसको आप गैर निर्धन श्रेणी में रखते हैं। ये वो लोग हैं जिनको गैर निर्धन श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी ओर वो लोग हैं जिनको बीपीएल कहा जाएगा। फिर जो इस लाइन के नीचे रहेंगे उनको बीपीएल कहेंगे। उनको बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे कहते हैं। गरीबी रेखा के नीचे होते हैं जो। अब जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, इसका मतलब है कि ऐसे लोग जनरली तौर पर जिनको आप पुअर मानते हैं, जिनको निर्धन की श्रेणी में रखते हैं, उनको बीपीएल कहा जाता है। या ऐसे भी लोग हैं इस कैटेगरी में शामिल जिनको बहुत ज्यादा गरीब कहा गया है, उनके लिए भी हम एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अंत्योदय। लेकिन सवाल है सर ये गरीबी रेखा कैसे तय करेगी कि भाई कोई इंसान गरीब होगा या नहीं? इसका डेटा कहां से लाएंगे? ये कौन डिसाइड कर रहा होगा? अब इसकी बात समझना। हमारे देश में अब इस लाइन का पैरामीटर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम गरीबी रेखा बनाते हैं। और ये गरीबी रेखा जो होती है, पॉवर्टी लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ, हमारे देश में इसके दो आधार हैं, इसके दो तरीके हैं। या तो हम ये देखते हैं कि एक इंसान कितना खर्च करता है, जिसे आप एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन कहते हो। तो आप ये देखोगे एक इंसान का उसका खर्चा कितना है। इनकम नहीं देखी जाती हमारे देश में। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी। यानी भारत में अगर हम बात कर रहे हैं तो दो तरीके से लाइन डिफाइन करते हैं हम कि एक इंसान का महीने का, साल का, दिन का खर्चा कितना है। आय नहीं, कमाई कितनी है वो नहीं, क्योंकि कमाई का ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं हमारे देश में। इनकम क्यों कंसीडर नहीं किया जाता है? तो याद रखना, निर्धनता रेखा, व्यय, या इसी को उपभोग कहते हैं, व्यय या उपभोग, तथा कैलोरी। जब हम कुछ खाएंगे या पिएंगे, जो ऊर्जा मिलेगी शरीर को, कैलोरी के आधार पर बनाई जाती है। याद रखना, इनकम का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली मैंने आपको समझाया और बताया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 80 to 85% पॉपुलेशन वर्क करती है। अब जिस देश में 85% लोग ही ऐसे हो जिनकी इनकम का प्रॉपर रिकॉर्ड ना हो, तो अब ऐसी जगह पर इनकम को बेस नहीं मान सकते, क्योंकि इंडिया में इनकम डेटा जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक, रियल नहीं होता। इस वजह से देखो यहां पर याद रखना है कि सरकार ने जिन चीजों को माना है, जिन टॉप पॉइंट्स को यहां पर कंसीडर किया गया है, एक बार सभी लोग कमेंट भी कर दे भाई मेरी बात समझ में आ रही हो तो दो चीजों के आधार पर चलेगा। अब यहां पर हम डिफाइन करेंगे और इसी बेस पर याद रखना फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जो लाइन होगी वो डिफाइन करेगी। तो आप कहेंगे सर बेसिकली ये काम कौन करेगा, ये डेटा कौन लेकर आएगा? तो जो पॉवर्टी है, कि कोई इंसान गरीब है या नहीं है, उसके खर्चा कितना है,
रिलेटेड डेटा कलेक्टेड बाई एनएसएसओ, यानी इससे रिलेटेड जो डेटा होता है वो एनएसएसओ नाम का संगठन है एक, वो कलेक्ट करता है। निर्धनता संबंधी आंकड़े जो होते हैं वो उनका संग्रह, आंकड़ों का संग्रह करेगा, यानी ये डेटा कलेक्ट करके देगा। और जब अब डेटा कलेक्ट कर लेंगे, उस डेटा का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसके आधार पर नीति आयोग हमारे देश में जो बना है उसकी जिम्मेदारी है, नीति आयोग की जिम्मेदारी है फिर कि वो बताएगा कहां कितनी गरीब है। एनएसएसओ क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप पूछेंगे कि सर गरीबी की रिपोर्ट आएगी तो वो कौन लेकर आएगा? जो पॉवर्टी की रिपोर्ट बनाई जाएगी वो नीति आयोग बनाएगा। पहले इसे प्लानिंग कमीशन कहते थे, अब इसे नीति आयोग कहते हैं। यानी किस राज्य में कितने गरीब हैं, पूरे भारत में कितने गरीब हैं, निर्धनता रिपोर्ट का प्रकाशन, यानी इसका अनाउंसमेंट वो नीति आयोग करता है। तो ये बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, एक एक बात। तो एनएसएसओ की फुल फॉर्म लिखना और उसके बाद ये पूरा नोट करना। एनएसएसओ का मतलब है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि नई दिल्ली में है एनएसएसओ। बिल्कुल मैं चेंज कराता हूं। नीति आयोग अच्छा है या 5 ईयर प्लान वो अलग विषय है, उसके बारे में बताऊंगा। प्रिया कुमारी, क्या कहा आपने? नहीं चलता, कौन सा है? कोई बात नहीं। एंड जीबी, सर आपको भी और जीबी वर्ड क्या क्या मीनिंग है, मैं समझ नहीं पाया। ये जीबी क्या लिखा है? क्योंकि आज से नवरात्रों की शुरुआत तो है, और गॉड ब्लेसिंग्स शायद कहा हो आपने, बट जो भी कहा चलिए, फिलहाल वो मैं आपको बाद में बताऊंगा युवराज अच्छा है या नहीं, लेकिन पहले आप इसे डन करिए और जल्दी से कमेंट करिए कि बात समझ में आ गई सर। यहां तक मैं आपके टॉपिक्स वगैरह सारे अपडेट रखूंगा, सारी चीजों की बात करता हूं भाई जल्दी से। चलिए भाई जल्दी से डन करिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं भाई निशा, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो सब कुछ करेंगे भाई, अब एक बार बस वेट करें। और चलिए भाई बताइए मुझे, एक बार डन करें, कमेंट करें, बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिल्कुल। चलिए भाई सभी लोग डन कर रहे हैं यहां तक, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट देखेंगे भाई।
चलिए भाई, ये वाला भी डन है भाई। बीपीएल के नीचे तो लोग आए हैं। हाँ, बीपीएल के नीचे, बीपीएल का मतलब है वो सारे लोग जो गरीब हैं, और अभी उसके बाद बताऊंगा उससे आगे भी गरीब होंगे जो, और आपको मैं बताऊंगा भाई, आपको मैं सारी चीजें कराकर जाऊंगा, इकोनॉमिक रिलेटेड करंट अफेयर भी बताऊंगा। अमन हंस आज की क्लास में इन्फॉर्म करूंगा आपको। तो आपने कहा सर ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम की है, एग्जाम के लिए है ये। अब आगे देखिएगा, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। अब देखो, अलग 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 समय पर आप देखेंगे कि सर इसकी लाइन्स भी आपको अलग अलग नजर आएंगी। अब अलग अलग समय पर अलग अलग लाइंस का मतलब यह है कि आपको लगभग लगभग सारी याद होनी चाहिए। अब देखो, जब हम बात करते हैं गरीबी रेखाओं के बारे में, तो सबसे पहले हमें मिलता है 1867-68 में। जब 1867-68 की बात आती है, तब दादा भाई नौरोजी कमेटी आती है। उस समय दादा भाई नौरोजी थे, और दादा भाई नौरोजी ने उस समय जो गरीबी रेखा को डिफाइन किया था, पॉवर्टी लाइन को बताया था, उन्होंने जो पॉवर्टी लाइन बताई थी, गरीबी रेखा बताई थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति एक साल के 16 रुपए से लेकर 35 रुपए के बीच में, 16 टू 35 रुपीज, पूरी बात ध्यान से सुनना, 16 से लेकर 35 रुपए पर एनम, एक साल के व्यक्ति हमेशा एक ही होगा। आप जानते हैं एक साल में अगर गरीबी रेखा जो थी वो 16 रुपए से लेकर 35 रुपए के बीच में होनी चाहिए। यह बात दादा भाई नौरोजी ने कही थी 1867-68 में। कब कही थी? 1867-68 में कही थी। चलिए, इसके बाद देखो, फिर अलग अलग लोगों ने सुझाव दिए। 1938 में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। और जो राष्ट्रीय योजना समिति प्लानिंग कमेटी बनी 1938 में, फिर उसने भी ऐसी एक सुझाव दिया गरीबी रेखा को लेकर, पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए। उसके समय यानी इस समय तक यह कहा गया 15 से 20 रुपए पर मंथ होनी चाहिए। एक महीने के लिए गरीबी रेखा जो होनी चाहिए 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक पर मंथ होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए वो 1867 है, तब 16 से 35 रुपए एनम की बात थी। 1938 में ऐसा हुआ। 1943 में एक बॉम्बे प्लान बना, जिसे आप हिंदी में भी बॉम्बे प्लान कहते हैं, और यह प्लान इस बात से था कि देश की प्लानिंग से रिलेटेड है। उसने कहा नहीं, गरीबी रेखा जो होनी चाहिए वो 75 रुपीज होनी चाहिए। जो पॉवर्टी लाइन है वो 75 रुपीज की पर एनम में, यानी उस समय के हिसाब से 75 रुपए में आप एक साल में अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट एक इंसान पूरा कर सकता है। 75 रुपए पर एनम की बात की गई थी 1943 में। उसके बाद 1962 में प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी बनी, और जो प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी है उसने कहा नहीं, शहर के लिए गरीबी रेखा जो शहर के लिए होगी, अर्बन के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए वो अलग होगी, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होगी, रूरल एरियाज के लिए होगी, वो अलग होगी। ऑब्वियस है, जहां बात पैसे की आएगी वहां शहर में ज्यादा चाहिए होगा। उसके बाद 1971 में एक रथ एंड दांडेकर कमेटी भी बनी। अब ये सारी कमेटियां आपको याद रखनी है, इनका संबंध गरीबी से है, और इन्होंने क्या क्या बताया है अपनी कमेटीज में, रिपोर्ट्स में, उनके बारे में देखो आपको याद रखना है कि सर इस कमेटी ने क्या कहा। इस कमेटी ने कहा कि जो गरीब पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए वो होगी इसने कहा 2250 कैलोरी। यानी एक व्यक्ति अगर एक दिन में, चाहे शहर हो या गांव हो, 2250 कैलोरी पर डे, यानी कोई इंसान अगर एक दिन में इतनी कैलोरीज प्राप्त करता है कुछ खा या पी कर, तो फिर वो अमीर माना जाएगा। इतनी कैलोरीज में बोला गया इससे।
अच्छा, इससे पहले जो रत्न दांडेकर कमेटी ने कहा था शहर के लिए 25 रुपए पर मंथ आया था उस समय। एक महीने के लिए अगर इतना खर्च करता है कोई इंसान, जहां रुपए में बात होगी वो खर्चा समझ लो, और जहां कैलोरी में बात होगी वो आप जानते ही हो कैलोरी है, और गांव के लिए 20 रुपए पर मंथ की बात की गई थी। तो इस तरह से अलग अलग कमेटीज हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, उन्होंने अलग अलग रेट बताए हैं अपने कि गरीबी रेखा क्या होनी चाहिए। आपको ये सारी याद करनी है, हर एक सवाल कराऊंगा मैं क्लास में, और आप जानते हैं छोटे और बड़े हर सवाल को हम करेंगे जब, तभी सीखने को मिलेंगी सारी चीजें। चलिए भाई, कोई बात नहीं भाई, योगेश कुमार राजपूत, बिल्कुल बढ़िया से बात, मैंने एक एक पॉइंट बड़ा क्लियर करके लिखा आपके पास, ताकि कोई समस्या ना हो, इसमें सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाए, दूर हो जाए। चलिए भाई, मुझे एक बार यस का कमेंट कर दें। चलिए भाई, तो ये वाली बात तो समझ में आ गई सर, इन्होंने क्या कहा था। पॉइंट क्लियर है। कैलोरीज कहते हैं एनर्जीज, सोर्स ऑफ एनर्जीज, जो है हमारी एनर्जी का मेजरमेंट होता है सर। अच्छा, इसके बाद देखो क्या हुआ, 71 के बाद 1979 में कमेटी बनी, वाई के अलग कमेटी। अब ये हिंदी इंग्लिश में नाम क्योंकि एक ही है इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, इतना तो आप समझ जाओगे कि सर ये नाम है इंसान के या किसी संस्था के, वाई के अलग कमेटी। इसने कहा नहीं, शहर के लिए कैलोरी का रूल अलग होना चाहिए, शहरी क्षेत्र में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट अलग होंगी, और रूरल में, ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी की रिक्वायरमेंट अलग होंगी। क्योंकि देखो इनका यह कहना था कि गांव और शहर में सुविधाओं का फर्क है, इसलिए जो कैलोरी है वो अलग अलग होगी। नेशनल प्लानिंग कमेटी में पर मंथ था सूरज, बिल्कुल 1938 में बनी नेशनल प्लानिंग कमेटी में पर मंथ था 15 से 20 रुपए पर मंथ होगा, बिल्कुल 15 मंथ पर मंथ था, यहां पर एनम आ गया फिर उसके बाद। ठीक है, आपने कहा ठीक है। अच्छा, 1979 में ही एक कमेटी बनी, उसका नाम था वर्किंग ग्रुप टास्क फोर्स, वर्किंग ग्रुप टास्क फोर्स, इसको भी कार्य दिया गया इस काम का। अब इसने क्या कहा उसको देखते हैं भाई। इसने कहा कि शहर के लिए गरीबी रेखा क्या होनी चाहिए, और रूरल गांव के लिए गरीबी रेखा क्या होनी चाहिए। फिर एक कमेटी बनी 2009 में, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ये जो कमेटी बनी सुरेश तेंदुलकर की, इसने कहा कि शहर में क्या लाइन होनी चाहिए, गांव में क्या होनी चाहिए। इतना समझ पा रहे हो आप हिंदी इंग्लिश में? अच्छा, साथ ही इसने यह बताया कि जब आप गरीबी रेखा निकाल लेंगे इनकी, तो गरीबी कितने परसेंट होगी। यहां पर यह भी बताया गया HCR, यानी हेड काउंट रेशियो। इसका मतलब क्या, मैं आगे बताता हूं। इसका मतलब होता है देश में हमारे कितने परसेंट लोग गरीब हैं,
यानी HCR, इसने बताया हमारा जो गरीबी है उसका अनुपात इंडिया में कितना है, यानी इंडिया के अंदर टोटल गरीबी कितनी है पूरे इंडिया में। लेकिन अगर हम इसमें अर्बन की गरीबी को देखें, शहरों में कितने गरीब है ये देखें अलग से, या रूरल में कितने गरीब हैं इस बात को देखें अगर, तो दोनों को हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ये कमेटी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, बात समझना ध्यान से, एक दिन के 33 रुपए या एक महीने के 1,000 रुपए, दोनों में से कुछ भी दी जाए आपको, एक महीने के 1,000 रुपए, शहर की बात हो रही है, या गांव में कोई व्यक्ति एक दिन के 27 रुपए या एक महीने के 816 रुपए एक्सपेंडिचर करता है तो वो गरीब होगा, यानी इसके ऊपर इतना और से ऊपर वाला भी, इसके नीचे वाला गरीब। तो इन्होंने कहा देश में 21.9% लोग गरीब हैं पूरे देश में। लेकिन अगर गांव शहर की बात करें तो यहां 13.7% लोग गरीब हैं शहरों में, और गांव में अगर इसको अलग से देखें तो गांव के अंदर रहने वाले 25.7% लोग गरीब हैं। इसको गरीब कहा गया, हेड काउंट रेशो कहा गया, आगे बताऊंगा इस बारे में। अच्छा, इससे पहले वर्किंग ग्रुप ने क्या कहा था, शहर के लिए 56 रुपए 64 पैसे पर मंथ की गरीबी रेखा होगी। 1980 तक आते आते, और गांव के लिए 49 रुपए 9 पैसे पर मंथ की गरीबी रेखा होगी। वाई के अलग ने कहा था नहीं, शहर में 2100 कैलोरी की बात होगी पर डे, शहर में रहने वाले व्यक्ति को एक दिन में 2100 कैलोरी चाहिए, कैलोरीज हमेशा पर डे में होती हैं, और गांव में रहने वाले व्यक्ति को एक दिन में 2400 कैलोरी चाहिए होती है। आप कहेंगे सर इतनी सारी लाइन है, और अभी तो हमने शुरुआत की है क्लास की भाई, तभी तो मैंने कहा ना एक बार पढ़ना है, बेहतर करना है, चीजों में अपडेशन लेकर आना है। अगर पहले से पढ़ा भी आपने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। इसे कंप्लीट करें। चलिए दोस्त, बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है आपको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सर और क्या हुआ फिर। इसके बाद एक आई 2014 में सी रंगाराजन कमेटी। अब इसने भी गरीबी रेखा को बताया। सी रंगाराजन कमेटी जो बनी उसने क्या कहा देखो,
सी रंगाराजन। इसने कहा नहीं, शहर के लिए गरीबी रेखा को बताया, इसने गांव के लिए गरीबी रेखा को बताया। फिर इतना समझ रहे ना, रूरल अर्बन तो समझ पाएंगे, इतना तो बात आप। और फिर इसने बताया HCR कितना होगा, हेड काउंट रेशियो इंडिया के लिए कितना है, पूरे भारत के लिए। इसने गांव शहर के लिए अलग से डेटा नहीं दिखाया, बट इसमें पूरे इंडिया का HCR कितना है, गरीबी कितनी है, वो बताया गया। अगर आप कहें सर ये HCR होता क्या है, इसका वर्ड क्योंकि ये जिक्र बार बार आ रहा है तो मैं आपको यहां बता देता हूं। HCR यानी हेड काउंट रेशियो कहते हैं जिसे, ये एक परसेंटेज को डिफाइन करता है। इसका मतलब होता है ये कुल जनसंख्या में निर्धन जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाता है। यानी कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या निर्धन है, निर्धन जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाता है। इट शो द परसेंटेज ऑफ पुअर्स इन टोटल पॉपुलेशन, कि कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत, किसी राज्य का निकालो या किसी देश का, कितने प्रतिशत पुअर है। और बेसिक तौर पर इसको कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका तरीका यह रहेगा कि जितने भी नंबर हैं, गरीब संख्या है जितनी, नंबर ऑफ पुअर पॉपुलेशन, और डिवाइड बाई में टोटल पॉपुलेशन, ये प्रतिशत के रूप में। तो इस तरीके से हम गरीबों का प्रतिशत भी निकाल लेते हैं सर। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहां पर इन्होंने कहा कि सर इस आधार पर हम अलग अलग गरीबी रेखाएं तो बनाते हैं। फिर इसी तरह से 2009 में भी एक कमेटी आई हुई है। वो कमेटी है PC सक्सेना कमेटी। PC सक्सेना कमेटी थी कि ये इस बात को आइडेंटिफाई करने के कि हमारे देश में, यानी टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ BPL फैमिलीज, नंबर ऑफ BPL या पुअर फैमिलीज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन, जिन्हें BPL कहते हैं, परिवारों की पहचान के लिए। की पहचान के लिए आगे और बताऊंगा, अभी कमेटीज और भी थी। तो आपने कहा ठीक है सर, यहां तक की बात आई समझ। अच्छा, यहां लाइन क्या थी वो रह गई। इन्होंने कहा नहीं, 47 रुपए पर डे शहर में, या 1407 रुपए पर मंथ। ₹32 दिन के रूरल में, या 972 रुपए पर मंथ। और इन्होंने कहा कि कुल आबादी में लगभग 29.5% लोग जो है वो गरीब है। मतलब अलग अलग डेटा दिया है अलग अलग कमेटीज ने। मैं सारी इंपॉर्टेंट कमेटीज कराऊंगा और इसका एंड जो होगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बार सभी लोगों का यस का कमेंट चाहिए कि बात पूरी तरह समझ में आ रही है भाई। और क्लास 9:45, भाई देखो, अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने कहा ना एनसीईआरटी हमारी क्लास के बाहर थोड़ी जाती है, या हमारी क्लास एनसीईआरटी के बाहर थोड़ी जाएगी।
बस ये है कि एनसीईआरटी लैंग्वेज में है, पहले आप कुछ बात सीख लो। अब गरीबी का जो चैप्टर दिया गया है उस एनसीईआरटी में पढ़ डालो। मुझे लगता है कि 1 घंटे में चैप्टर, 1 घंटा भी ज्यादा बोल दिया मैंने, सिर्फ रीड करना होगा, सारे कंसेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर होंगे। ये तरीका है उसे करने का। अब आप इसे नोट करें। अभी और कुछ बताऊंगा मैं, कमेटीज के बारे में सारी बातें करूंगा, कौन सी कमेटी ने क्या बताया है। यहां 100 लगा देना भाई, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हो आप, प्रतिशत निकाल रहे हो तो 100 निकाल देना। यहां 100 लगा देना कि इतने प्रतिशत लोग। बहुत थोड़ा थोड़ा कराऊंगा, आराम से चलना है बिल्कुल। जब भी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको डबल क्लास का भी कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता ना क्लास ऑफ हो जाती है, तो कई बार डबल भी कर सकते, क्या दिक्कत है उसमें, आराम से पढ़ रहे ना। तो अब ये आपको डन करना है, मैं टाइम दे रहा हूं पूरा। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2010 में क्या हुआ, एक कमेटी बनी, उसका नाम था SR हाशिम कमेटी। अब इसे क्यों बनाया गया? इसने बनाया गया टू आइडेंटिफाई पुअर या बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। नंबर ऑफ पुअर या बीपीएल फैमिली इन अर्बन एरिया। अब अर्बन की बात आ गई, शहरी क्षेत्रों में निर्धन या बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए। ठीक है भाई, इस पहचान के लिए। अच्छा, इसके बाद एक कमेटी बनी है 2016 में, अरविंद पनगड़िया कमेटी। ये सब गरीबी से रिलेट करते, ठीक है। टू सजेस्ट आइडियाज अबाउट पॉवर्टी एलिविएशन। सरकार ने कमेटी बनाई, अरविंद पनगड़िया उसके अध्यक्ष बनाए गए, कि किस तरह से गरीबी को दूर किया जाए, उसको एलिविएट किया जाए, समाप्त किया जाए। उससे रिलेटेड उपाय दीजिए। निर्धनता उन्मूलन
के उपायों का सुझाव देने के लिए। और एक लास्ट कमेटी, और कितनी सारी कमेटियां मैंने करा दी हैं। सबका संबंध गरीबी से है कहीं। एक आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है 1993 में आने वाली डीटी लकड़ावाला, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसने कहा था हर राज्य में गरीबी रेखा अलग होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इट सजेस्ट या इट रिकमेंड स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन, कि राज्य के हिसाब से गरीबी रेखा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर राज्य में महंगाई अलग है, वहां की जीडीपी से कोई मतलब नहीं हमारा। हम ये देखें ना हमारी सामान कितने में आ रहा, हर राज्य की महंगाई अलग है। इसने राज्यवार और निर्धनता रेखा का सुझाव दिया। और क्या कहा इसने? एक और बात कही देखो इसने, वो ये थी कि जो निर्धनता रेखा है वो राज्यवार तो होनी ही चाहिए अलग अलग, और साथ में ये भी कहा कि इट रिकमेंड टू एडजस्ट CPI IW in rural, in urban and CPI AL in रूरल। इसने कहा कि महंगाई होती है, महंगाई का एक तरीका होता है ये। अब जब महंगाई डिस्कस करते हैं तब हमें मिलता है इसने शहरों में, शहरी क्षेत्रों में CPI IW व ग्रामीण क्षेत्रों में CPI AL। मुद्रास्फीति को समायोजित करने का सुझाव दिया। इसने कहा कि महंगाई के साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे इसको एडजस्ट करना जरूरी है, कि भाई महंगाई बढ़ गई है तो आपकी लाइन बदल जानी चाहिए, और जितनी महंगाई बढ़ गई उतनी आपकी लाइन बदलनी चाहिए। भाई महंगाई के हिसाब से लाइन चलती है। तो इसने कहा टू एडजस्ट CPI IW इन अर्बन एंड तो ये महंगाई के है। क्या होता है CPI IW में बता देता हूं, यह महंगाई का तरीका है। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक तरीका भी समझना बात को, महंगाई में बताते हैं इसके बारे में, को निकालने का एक तरीका रहता है। CPI IW का मतलब हुआ इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि शहरों में लोग काम कहां करते हैं? इंडस्ट्री में, का मतलब हुआ इंडस्ट्रियल वर्कर। और CPI AL का मतलब हुआ एग्रीकल्चर लेबर, कि गांव में लोग कहां करते हैं काम? एग्रीकल्चर में। अब ये बात याद रखनी है भाई आपको। इसके बाद एक बात और बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बात सभी लोगों का डन भी चाहिए मुझे, और सभी लोगों को कोई बात में परेशानी तो नहीं, क्योंकि कमेंट आज थोड़े से रुक रहे हैं भाई आपके, बट होपफुली कमेंट में जो भी समस्या वो दूर होगी, आपकी बात मुझ तक पहुंच जाएगी और मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी। तो पहले आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि ये बात समझ में आ रही है। SR हाशिम कमेटी, CPI का मतलब BPL की फुल फॉर्म मैंने सबसे पहले कराई थी। करंट में कोई कमेटी, अभी कोई कमेटी नहीं है सर। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आता है, बिल्कुल मेरे भाई निशा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही आता है पेपर में, सब ऑब्जेक्टिव ही आते हैं।
बिल्कुल कौन सी क्लास का? 9th 10th। इकोनॉमिक्स में तो 9 से पहले कुछ है ही नहीं। 9th 10th 11th 12th 4 क्लास की। तो इन्होंने कहा सीपीआई कहते हैं महंगाई को निकालते हैं, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, इससे मुद्रास्फीति निकालते हैं। इन्होंने कहा जैसे महंगाई बढ़ जाती है, मतलब कीमतें बढ़ जाती, तो हमारी गरीबी रेखा भी बदल जानी चाहिए महंगाई के हिसाब से, इस बात को कहा इन्होंने। चलिए भाई, एक आखिरी बात हो रही, लास्ट बात है। अच्छा, यहां पर याद रखना वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन कितनी है। वर्ल्ड बैंक ने क्या सुझाव दिया है? तो $2.15। घटना चक्र की बुक किस नाम? घटना चक्र के ही नाम से आज के लिए डन है इतना। 11th 12th भी करनी है, 9th 10th 11th 12th, 4 मतलब करने हैं। 9 से शुरू करनी है, 9 से पहले का नहीं करना है। चलो भाई, अब मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि सर इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, और वो तभी बिल्डअप होगा जब आप लगातार पढ़ेंगे भी और अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे।